हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज इस क्लास में देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2025 के लिए चैप्टर वाइज MCQ की क्लास का ये आज दूसरा चैप्टर है, जिसमें जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा कृषि और खरपतवार विज्ञान का परिचय। ठीक, जो हमारी आगामी जो परीक्षाएं हैं यूपी ट्रिपल एस सी AGTA, यूपी TGT, PGT के लिए ही बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसी क्रम में चलिए देखते हैं। हमारा आज का ये पहला प्रश्न हो जाएगा। इस प्रश्न की श्रृंखला में जो है हम 100 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे इस टॉपिक से संबंधित। तो आइए आज पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो कथन दिया है ऑप्शन नंबर C यह गलत है। कीटनाशक नियम जो है 1967 ये गलत है, और सभी जो दिए गए विकल्प हैं ये सही हैं। पहला विकल्प है पादप संगरोध अधिनियम 1912 ईस्वी में, ये सही है। विनाशकारी कीट एवं नासी जीव अधिनियम 1914 ये सही है। भारतीय पादप संगरोध विधेयक 2023 ये भी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 2, वीड कौन सी भाषा का शब्द है। तो वीड है जो एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है। अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। जब मनुष्य इसके पुनः स्थापन में सहायता करता है तो ऐसे खरपतवारों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें C सही हो जाएगा, एंथ्रोफाइट्स कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन सा कथन गलत है। पूछा है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो कथन 1 देखते हैं क्या कहता है। मैक्सिकन पॉपी अर्जिमोन मैक्सिकाना को सरसों के बीज के साथ तेल निकालते समय कुचलने से लोगों की मृत्यु और अंधापन यानी कि ड्रॉपसी रोग होता है। कथन 2 देखते हैं, मैक्सिकन पॉपी खरपतवार को खाने वाले जानवरों का दूध मनुष्यों में ग्लूकोमा का कारण बनता है। अगला कथन देखते हैं। कथन 3 है, पार्थेनियम हिस्टोफोरस पाइजन आरवी कॉमन रैगवीट, इसको कहते हैं एम्ब्रियोसिया आर्टेमिसीफोलिया श्वसन समस्याएं और त्वचा संबंधी एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। इसमें से हमारा जो है क्या बताना था आपको, गलत कथन। तो इसमें से जो हमारा गलत कथन है यह 3 गलत है और बाकी जो है सभी सही हैं। कथन 3 गलत है और बाकी सभी सही हैं। कथन 1 जो है, मैक्सिकन पॉपी अर्जिमोन मैक्सिकाना को सरसों के साथ कुचलने से जो है ड्रॉपसी अंधापन रोग हो जाता है, और दूसरा कथन जगह मैक्सिकन खरपतवार खाने वाले जानवरों से मनुष्यों में जो ग्लूकोमा रोग का कारण बनता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 5, सही कथन खोजें। चावल में जंगली चावल रोग खरपतवार कहलाता है। दूसरा कथन है, खरपतवार प्रतिस्पर्धा का प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है। अगले प्रश्न पे कथन पढ़ते हैं, फसल खरपतवार प्रतियोगिता अंतरजातीय और अंतःजातीय होती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। इसमें केवल ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 दिया, फसल खरपतवार प्रतियोगिता अंतरजातीय और अंतःजातीय हो सकती है, यही सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 6, किसमें पार्थेनियम स्पीशीज को विस्थापित करने की क्षमता है। तो यह गेंदा के पुष्प में होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है। तो पैराक्वाट जो है यह ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। यह अचयनात्मक मतलब नॉन सेलेक्टिव जो है पूर्ण सक्रिय और स्पर्श वाला है। यह कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। एक होता है सिस्टेमिक जो है हर्बिसाइड, जिसको ग्लाइफोसेट कहते हैं,
वो भी अचयनात्मक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 8। सही कथन खोजें। एनागैलिस और चिनोपोडियम अविकल्पी खरपतवार हैं। कथन 2 हो जाएगा साइप्रस एक घास खरपतवार है। कथन 3 हो जाएगा बाला चावल किस्म पद्मा चावल किस्म के सापेक्ष उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही केवल। कथन ए एनागैलिस और चिनोपोडियम अविकल्पी खरपतवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन सा गेहूं की खड़ी फसल में देने वाला शाकनाशी है? तो गेहूं की फसल में जो है 2,4-D भी दे दिया जाता है, आइसोप्रोट्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान, यानी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा कहता है धान के बौनेपन हेतु जीन DGO जीन की खोज हुई थी। यह जो है ताइवान यानी कि चीन में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 11। अरहर में प्रोटीन होता है, तो अरहर में जो प्रोटीन होता है यह 21% होता है। कितना परसेंट होता है? अरहर में जो प्रोटीन 21% होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से C3 प्लांट है, तो C3 जो प्लांट होते हैं यह कपास है। मक्का, ज्वार और बाजरा यह सभी जो है C4 प्लांट हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है सुनहरे चावल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन है, तो विटामिन ए पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 14। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में अधिक सहनशील अनाज वाली फसल कौन सी है? तो यह जव है, लवणीय और क्षारीय मृदाओं में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिलान करना है। वर्ष 2016, 21, 23, 4। वर्ष 2016 जो है यह दलहन वर्ष हो जाएगा, 1 का 2। 2021 फल और सब्जी हो जाएगा। 2023 का कदन यानी मिलेट से मोटे अनाज वाला वर्ष हो जाएगा। 2004 को चावल वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा जो है देखते हैं कौन सा सही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 16। यह दिया है संस्थान और पत्रिका, ये भी मिलाना है। तो ए का हो जाएगा खेती पत्रिका ICR से निकलती है, और जो है कृषि भारती पत्रिका जो है यह कानपुर यूनिवर्सिटी से निकलती है, CAUAT से। और जनरल ऑफ सीड जो वाली जो निकलती है यह IAR न्यू दिल्ली से निकलती है। जनरल ऑफ ऑयल सीड यह जो निकलती है DOC हैदराबाद से निकलती है। इसलिए जो है ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा हो जाएगा संस्थान और स्थापना वर्ष। इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का 1 हो जाएगा, बी का ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और जो है डी का 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला हो जाएगा हमारा 18। फसल और जहरीले तत्व कपास में क्या पाया जाता है? तो कपास में जो है गॉसिपॉल पाया जाता है। A4। आलू में क्या पाया जाता है? आलू में जो है सोलेनिन पाया जाता है, मतलब कि B3। बैगन में पाया जाता है सोडाइन, और रिजिका में पाया जाता है सेपोनिन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। A4 और जो है B3, C2, D4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का सुमेलित करना है। तारामीरा में 35% तेल पाया जाता है, सरसों में 38 से 42%, अरंडी में जो पाया जाता है यह पाया जाता है 50 से 55, और कपास में पाया जाता है जो है 16% पाया जाता है। इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 20 हो जाएगा। अनाजों में सर्वाधिक वसा की मात्रा बाजरा 5% में होती है। इस फसल में पुष्पक्रम का प्रकार होता है, तो इसका जो है पुष्पक्रम का प्रकार स्पाइक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसने दिया था? हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है डोनाल्ड ने दिया था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 22। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होता है? तो 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 23। लीफ LAI लीफ एरिया इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया? तो यह जो है वाटसन के द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 24 है। खरपतवार व फसल की प्रतिस्पर्धा के लिए क्रांतिक अवस्था के लिए गलत कथन है। तो यह जो है 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गलत है। 45 से 60 डे आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के 45 से 60 दिन बाद नहीं करना चाहिए, 30 से 35 दिन बाद ही है। अगले तरफ चलते हैं। प्रश्न की तरफ 25 प्रश्न हो जाएगा। खरपतवार के साथ साथ एक ही समय और ऊंचाई पर पकते हैं। खरपतवार फसल के साथ साथ एक ही समय ऊंचाई पर पकते हैं। फसल के बीज के समान आकार और आकृति के कारण मनुष्य अनजाने में खरपतवार की कटाई भी कर लेता है। खरपतवार के बीज में फैलाव में सहायता करता है, ऐसे खरपतवार कहलाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है सैटेलाइट खरपतवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 हो जाएगा। खरपतवार प्रबंधन की बचाव विधि है। 26वें का हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। खरपतवार कानूनों का प्रवर्तन, अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद का उपयोग करना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 27वां देखते हैं। एट्राजिन, पेंडिमेथिलिन, ब्यूटाक्लोर, थियोबेनकार्ब और प्रीटिलाकोर के उदाहरण हैं। यह किसके उदाहरण हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उद्भव के पहले, प्री इमर्जेंस मतलब अंकुरण से पहले के हैं, यानी बुआई के बाद 2 से 3 दिन में इनका प्रयोग कर देना चाहिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जैव रसायन आधारित फसल संबंधी नकलची खरपतवार का प्रमुख उदाहरण है। तो 28 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं में फ्लैरिस माइनर गेहूंसा या गेहूं का मामा जिसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। सफल खरपतवार प्रबंधन पर आधारित है। इसमें जो है राइट आंसर हो जाए खरपतवार विज्ञान पर ज्ञान, खरपतवार समस्या की प्रकृति का सर्वेक्षण, संपूर्ण फार्म योजना। डी ऑप्शन है फूल आने से पहले खरपतवार निकालना। तो इसमें से ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, उपरोक्त में सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खरपतवार के प्रति पौधे में बीजों की संख्या के लिए कौन सा कथन गलत है? 30वें का आपका बताना है। इनमें से जो है राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई गलत नहीं है। अमरंथस में 1,96,000 बीज पाए जाते हैं। चेनोपोडियम एल्बम यानी बथुआ में 72,000। पोर्टुलेका स्पीशीज में जो है 1,93,000 खरपतवार एक पौधे में इतना सीड पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में पीडक नाशी उपयोग पैटर्न है। तो सबसे अधिक जो है विश्व में शाकनाशी पहले यूज होता है, फिर उसके बाद कीटनाशक और फिर इसके बाद कवकनाशी। सर्वाधिक मात्रा में जो है शाकनाशी का प्रयोग, दूसरे पे कीटनाशक, तीसरे पे कवकनाशी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईएलडी न्यूनतम ईएलडी 50 का सूचक है। न्यूनतम ईएलडी सूचक जो है विषाक्तता में वृद्धि का सूचक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 हो जाएगा। भारत में पहली बार 2,4-D का उपयोग कब हुआ? तो 2,4-D का उपयोग जो 1946 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 हमारा हो जाएगा। भारत में साइप्रस रोटंडस को नियंत्रित करने के लिए किस मित्र कीट का उपयोग किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूट बोरिंग मोथ के द्वारा। प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। गेहूं में सर्वाधिक हानिकारक खरपतवार कौन सा है? तो यह जो है हिरणखुरी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। मक्के पर कौन सा अर्ध परजीवी खरपतवार उगता है? तो मक्के में जो है स्ट्राइगा उगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा
जो है 37वां हो जाएगा। गैस उत्पन्न करने के लिए सीमित स्थानों में पर वाष्पशील रसायन का अनुप्रयोग जो खरपतवार के बीजों को नष्ट कर देगा कहलाता है, वह धूम्रन कहलाता है या धूम्रन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 38वां नंबर है। खरपतवार के कारण उपज में कमी सर्वाधिक होती है, तो किसमें सर्वाधिक कमी होती है खरपतवारों के कारण? तो प्याज में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। सिंघाड़ा ट्रैपा बिस्पोनोसा की खेती भारत में किसके कारण छोड़ दी गई? तो यह जो है इकोर्निया यानी कि जलकुंभी के कारण छोड़ दी गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40। किस प्रकार की मिट्टी में शाकनाशी की उच्च खुराक की आवश्यकता होती है? तो यह जो है हिस्टोसॉल प्रकार की मृदा में उच्च शाकनाशी की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा खरपतवार अरहर के ग्राम कैटरपिलर के वैकल्पिक परपोषी के रूप में कार्य करता है? तो 41 का हमारा हो जाएगा ये दोनों, चौलाई और धतूरा। ए और बी सही हो जाएगा। 41 का सी ऑप्शन। 42वें प्रश्न पे चलते हैं। कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है? दाल और तिलहन फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरीन पीपीआई का मतलब होता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन और पेंडिमेथिलीन यानी कि प्री इमर्जेंस मतलब अंकुरण के पूर्व के रूप में उपयोग करते हैं। कथन दूसरा देखते हैं। दूसरा कथन है दालों और तिलहन खरपतवारों में नियंत्रण के लिए जो है क्लोडीना टॉप और क्विजालो टॉप खड़ी फसल पीओई मतलब पोस्ट इमरजेंस के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो यह दोनों जो कथन दिए गए हैं यह दोनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 43 हो जाएगा। ड्यूरान जो है ड्यूरान शाकनाशी का उपयोग किस फसल में होता है? तो यह कपास में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। 44वां देखते हैं। एक किसान को 2 हेक्टेयर खेत में एलाक्लोर शाकनाशी 2 kg प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लेना है, तो किसान को कितना लासो 50 EC की आवश्यकता होगी? तो यह जो है 8 kg की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45। किसान को पैराक्वाट 0.1% छिड़काव 5 हेक्टेयर में करना है, ठीक, जिसमें वह 6000 लीटर घोल प्रति हेक्टेयर काम में लेता है, तो किसान को कुल कितने ग्रोमोक्सेन 24 SL की आवश्यकता होगी? तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा 12.5 लीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। पंजाब में जो है प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 हो जाएगा। गेहूं के किस रोग को किलर बीमारी के नाम से जाना जाता है? तो यह ब्लैक रस्ट यानी कि काली गिरवी को जो है किलर बीमारी के नाम से जाना जाता है। आगे पहुंचते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 48। ब्राउन मैन्योरिंग किस फसल संबंधित है? तो ब्राउन मैन्योरिंग जो है धान फसल से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 49। दलहनी फसलों में बीजोपचार का क्रम है? तो दलहनी फसलों में बीजोपचार का क्रम होता है FIR, आप लोग याद कर लीजिए। FIR मतलब फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 50 हो जाएगा। लाइसिन ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की मुख्यतः किस फसल में कमी पाई जाती है? तो यह जो है अनाजों में इसकी कमी पाई जाती है। 50 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51। मक्का में डाइकोगैमी पाई जाती है किस प्रकार की? तो प्रोटेंड्री पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है सबसे पहले मेल पार्ट जो है मैच्योर हो जाता है। और प्रोटोगाइनी क्या होती है? प्रोटोगाइनी में जो है ये फीमेल पार्ट जो है सबसे पहले मैच्योर हो जाता है। परागण इसके जो है एक पराग एक्सेप्ट करने के लिए मैच्योर हो जाता है और इसमें जो है परागण पहले मैच्योर हो जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52।
दलहन पर AICPR प्रारंभ किया गया? तो यह जो है चालू किया गया AICPR 1967 में चालू किया गया। इसका जो है फुल फॉर्म होता है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, मतलब कि होता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 53 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा DNA मतलब डे न्यूट्रल प्लांट है? तो डे न्यूट्रल प्लांट जो है आपका 53 का बताना है। डे न्यूट्रल प्लांट बकवीट हो जाएगा। इसको फॉल्स मतलब झूठा सीरियल या झूठा अनाज भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। कुल दलहन में सर्वाधिक जो उत्पादन किस फसल का है? तो सर्वाधिक उत्पादन जो है चना का होता है सभी दलहनों में। सबसे आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 55 पर। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, देखिए जो आपको पहले बता चुके हैं, AIR मतलब हो जाएगा ऑल इंडिया एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी यह 1957 में सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। वहाँ पे दाल के बारे में था। यहाँ इसकी शुरुआत जो है 1957 में हुई थी, वह 67 था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 56, निम्न में से जो है संगत है? तो निम्न में से संगत जो है चिनोपोडेसी फैमिली के देखते हैं। अब तीनों लगते हैं चुकंदर, पालक और बथुआ चिनोपोडेसी फैमिली के हैं, इसलिए संगत और सभी असंगत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 57। भारत में कौन सी तिलहन फसल को आधुनिक फसल माना जाता है? तो सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन, इन सभी को जो है आधुनिक फसल के रूप में, तिलहन फसल के रूप में माना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 58 हो जाएगा। गाजर का पीला रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो ये जेंथोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 59 हो जाएगा। आभासी झूठी तिलहन फसल है? तो आभासी झूठी तिलहन फसल कपास भी है, स्वीट कॉर्न भी है और नारियल भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 60 हो जाएगा। विश्व की मुख्य तिलहन फसल है? विश्व की मुख्य तिलहन फसल जो सोयाबीन है, और भारत की सरसों है, इंडिया की सरसों है, और नहीं सॉरी इंडिया की नहीं, इंडिया की जो है यह जो है इंडिया की मूंगफली है। इंडिया की मूंगफली, उत्तर प्रदेश की सरसों है, और राजस्थान की भी मुख्य तिलहन फसल सरसों है। विश्व में सोयाबीन, भारत में मूंगफली और उत्तर प्रदेश में सरसों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 61 हो जाएगा। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा जो जूट के रेशे को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 62 हो जाएगा। तिलहन फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तो तिलहन फसलों की रानी हम तिल को कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 63 हो जाएगा। ब्लैक 47 किससे संबंधित है? तो ब्लैक 47 जो है आयरलैंड में अकाल पड़ा था, उससे संबंधित है। आलू की फसल जो खत्म हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो यह जो है लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 65, लाख कल्चर। ठीक, लाख कल्चर और लाख शब्द कौन सी भाषा का है? तो यह जो संस्कृत भाषा का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा आज का हो जाएगा 66। आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए अधिक से अधिक, और क्वेश्चन का देखिए अध्ययन करते हैं। 66वें, रेशम कीट पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष है? सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष जो है सहतूत का है। 67 क्वेश्चन देखते हैं। रेशे वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं? तो कपास को कहते हैं। रेशे वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं? तो कपास को कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 68 यानी 68। जो तुड़ाई की सब्जियों की तुड़ाई करते हैं तो किस पर करते हैं? तो यह उद्यानिकी परिपक्वता मतलब हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी पर करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत अनाज है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70, खनिजों का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो यह जो है विटामिन्स व खनिजों का प्रमुख स्रोत फल एवं सब्जियां होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 71,
प्रश्न में दिया गया है टूना मछली में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा, तो 28% मछली में टूना मछली में प्रोटीन की मात्रा होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा 72 हो जाएगा। अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस में पाई जाती है? धान में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है दिए गए विकल्पों में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा अनाजों में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा जो गेहूं में पाई जाती है लगभग 11 से 12% पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 11 से 12%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 74। अनाजों में सर्वाधिक वसा किस में पाई जाती है? तो अनाजों में सर्वाधिक वसा जो है या बाजरे में पाई जाती है। प्रश्न नंबर देखते हैं 75। क्लाइमेट कौन सी भाषा का शब्द है? तो क्लाइमेट जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। छद्म या आभासी अनाज कौन से कहे जाते हैं? देखिए आपको पहले बता चुके हैं, बकव्हीट को छद्म कहते हैं, अनाज कहते हैं या आभासी अनाज। और दूसरा भी है पर्पल अमरंथस, ये भी हो जाएगा, बथुआ भी हो जाएगा। तीनों उपरोक्त में से सभी 76 का हो जाएगा उपरोक्त में सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्वार एक प्रकार का पौधा है, तो ज्वार जो है C4 प्लांट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 78 हो जाएगा। गन्ने में पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहते हैं। गन्ने के पुष्पक्रम को निकलने की क्रिया को एरोइंग कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा किस देश को कदन का हब कहा जाता है? तो इंडिया यानी भारत को कदन यानी मोटे अनाजों का हब कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 80 हो जाएगा आज का। कौन सा विश्वविद्यालय हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है? तो यह जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर की, जो इस समय उत्तराखंड में है, इसे कहा जाता है। 81वां प्रश्न देखते हैं। पूसा राजकिरण IARI नई दिल्ली द्वारा की एक नवीन किस्म विकसित की गई है, तो किसकी किस्म जो है विकसित की गई है आपको बताना है। ट्रिटिकम एस्ट्रिवम की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो है पूसा किरण जो है ट्रिटिकम एस्ट्रिवम की किस्म विकसित की गई है। अगले प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 82वां। N8 जिसको नॉरिन 8 किसकी किस्म है? तो नॉरिन 8 जो है यह चावल की किस्म है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दलहनी फसलों की अनुशंसित NPK की खुराक इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर जगह दिया रहता है 1:2:1 के अनुपात में दिया जाता है। यदि पहले तो सर्वप्रथम 1:2:1 ये मारेंगे, अगर नहीं रहेगा तो 1:2:2 मार देंगे। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेशेदार फसल और एक गठरी के निम्नलिखित का वजन मिलान करें। चलिए इसमें मिलान करते हैं। कपास की एक गांठ का वजन जो होता है 170 किलोग्राम होता है, और जूट की एक गांठ का वजन 180 किलोग्राम होता है, और जो है मेस्टा की एक गांठ का वजन जो होता है 181 किलोग्राम होता है। तो बच गया लास्ट सनई का हो जाएगा 167 किलोग्राम। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है A34 ऑप्शन नंबर हमारा इसमें जो है C सही हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा आज का। मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था? तो यह जो है ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। इकार्न गेहूँ ट्रिटिकम मोनोकाकम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 86। टसर रेशम कीट के लिए सबसे उपयुक्त परपोषी पौधा है। तो इसमें से जितने दिए गए हैं वो सभी परपोषी पौधे हैं टसर रेशम कीट के। टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया जो है टोमेंटोसा, और सोरिया रोबस्टा, ये सभी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 87 हो जाएगा। मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय का अधिक से अधिक बचत हो
और अधिक से अधिक प्रश्नों को हम सॉल्व कर लें। प्रश्न नंबर देखते हैं 87, मल्चिंग के लिए सबसे अच्छी पॉलीथीन कौन सी होती है? तो मल्चिंग के लिए सबसे जो है अच्छी पॉलीथीन कम रैखिक एवं कम घनत्व वाली पॉलीथीन होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 88 हो जाएगा। दिया है यह फसलों और बगीचों के साथ बोए गए कुल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। एक ही वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र केवल एक ही बार गिना जाता है तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 89, HHB 299 का आयरन और जिंक से भरपूर बायोफोर्टिफाइड हाइब्रिड है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो यह बाजरे का बायोफोर्टिफाइड है किसमें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 90 हो जाएगा। अधिकतम बांस धारण करने वाला राज्य है, अधिकतम बांस धारण क्षेत्र वाले राज्य, तो यह जो है मिजोरम हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है पाया जाता है यह MP में पाया जाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, यह कन्फ्यूजन थोड़ा भरा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो गलत है? तो दिए गए कथनों में से उपरोक्त में से कोई कथन गलत नहीं है, सभी सही हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी सही हैं। मानव सभ्यता में पहला प्रसंस्कृत फल अंजीर था। सुखाकर एवं संरक्षित किया गया पहला फल अंजीर था। ये दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 92 हो जाएगा, सॉरी। कौन सा कथन गलत है? क्रॉप लॉगिंग से तात्पर्य भौतिक और रासायनिक मापों की एक श्रृंखला द्वारा फसल की प्रगति की निगरानी करने की प्रणाली है। ये तो सही है। अगले कथन पे चलते हैं। दूसरा देखते हैं। क्रॉप लॉगिंग को एक ऊर्ध्वाधर स्थिति से तने या तने के भाग का गिरना के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये भी सही है। अगले देखते हैं अगले कथन को। वाटर लॉगिंग जो है तब होता है जब पौधे के जड़ क्षेत्र में बहुत अधिक पानी हो जाता है, जिससे जड़ों में मिलने वाली ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो ये भी सही है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई गलत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 93 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय कदम 2023 के उद्घाटन का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था? तो यह है रोम, इटली में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 94 हो जाएगा। 1 एकड़ क्रमशः कितने बीघे और बिस्वा के बराबर होता है? तो 1 एकड़ में 32 जो है बिस्से होते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, 1 एकड़ में कितने बीघे, तो बीघे जो है 1.6 बीघे और बिस्सा पूछा है तो 31.99, यानी कोई 32 बिस्से के बराबर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो यह जो है वाराणसी में स्थित है। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन। गेहूँ की किस्म सोनरा 64 और लार्मा राजो की किस वर्ष भारत में व्यावसायिक रूप से जारी किया गया था? यह 1967 में हरित क्रांति के दौरान जारी किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 97 हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है? इसमें से हमारा गलत हो जाएगा देहरादून जो पूछा है AFRI, ये हमारा जो है गलत है। यह है जो है जोधपुर में है। इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। काजरी का होता है, जोधपुर में काजरी है। इसका हो जाएगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इसका हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, बीकानेर का। और लास्ट में दिया गया है क्रीडा का हो जाएगा सेंट्रल
जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक, तो इसमें से गलत जगह यह जो है जोधपुर में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 98 हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक हल कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में, चारों विकल्प में हम जो है अरहर को प्राकृतिक हरवाहा कहा जाता है या प्राकृतिक हल कहा जाता है। अरहर को जो है प्रकृति का या प्राकृतिक हल कहा जाता है। 99 क्वेश्चन देखते हैं। पहला गोदाम स्थापित किया गया था, तो पहला गोदाम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो पहला गोदाम जो है बिहार राज्य में स्थापित किया गया था। आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। अगला प्रश्न, ये जो है लास्ट प्रश्न है। रागी की खेती किस वर्ष शुरू की गई? रागी की खेती जो है 3000 BC पूर्व शुरू की गई, लेकिन अन्य बुकों में दिया है, नेमरासुंडा में 1800 दिया गया है और इसमें 3000 दिया गया। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से कौन सा सही होगा। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग इसी तरह से आप लोगों को अगले प्रश्न, अगले जो है मतलब चैप्टर वाइज जो वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक, आप लोग जो सभी प्रश्न सॉल्व किए हैं, इसमें से आप लोग बहुत से ज्ञान अर्जित किए हैं। इसी तरह के वीडियो जो मैं अन्य नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जो है प्रश्नों को। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करिए। धन्यवाद, नमस्कार।